A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, we discussed a last chapter of part B, that is a cash flow statement. In this chapter, you know very well, when we are talking about the preparation of cash flow statement. So cash flow statement is a statement which include the three basic activity of the business, that is operating activities, investing activities and financing activities. यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम तीनों एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो फाइनेंसिंग हो. Last video में you know very well we already discussed how we will calculate the operating activity, that is the cash flow from the operating activities. इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और हम लोगों ने लास्ट की कुछ क्लासेस में ये भी डिस्कशन किया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो यू नो वेरी वेल कैसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. देयर आफ्टर हम उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम. Then we got operating profit before working capital changes, and after that हम लोग क्या करते हैं, we add the and less the changes in working capital. It means the component related to the working capital, that is current assets and current liability. यानी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को एडजस्ट करते हैं. जैसे सपोज करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे डिडक्ट करते हैं, करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसे ऐड करते हैं. सो जैसा इंस्ट्रक्शन हमको दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट को शो करते हैं. एंड देयर आफ्टर वी गॉट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड. ओके, सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है, दैट इज द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द इनकम टैक्स इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Okay, so please note down in your copy our today's topic. The first topic is adjustment related to adjustment related to income tax in cash flow from operating activities. You know very well कि जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स, बिकॉज यू नो वेरी वेल यहां पर इनकम टैक्स का दो इफेक्ट पड़ता है. पहला इफेक्ट क्या पड़ता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स, सो द फर्स्ट इफेक्ट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स को ऐड करते हैं स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यानी जब हम शुरू में एकदम सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलकुलेट करते हैं, तो उस टाइम हम इनकम टैक्स को ऐड करते हैं. और लास्ट में आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें हम लोग इनकम टैक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं. अगर आप फॉर्मेट देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त हम इनकम टैक्स का कितनी जगह इफेक्ट करते हैं, दो जगह. एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टॉप में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसको ऐड करते हैं, और लास्ट में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं. सो बेसिकली फंडा ये होता है, इसका ट्रीटमेंट ये होता है, ट्रीटमेंट दो जगह पड़ता है. फर्स्ट इफेक्ट ये पड़ता है इसका, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन created during the year. created का मतलब यहां पे आप कह सकते हो made during the year. provision for tax made during the year, it will be added to net profit after tax. यानी जब हम एकदम बिगनिंग में क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसमें
ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग द ईयर के, उसको ऐड करते हैं कहां, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है, द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इनकम टैक्स एट प्रोविजन फॉर टैक्स that is a paid during the year, यानी इस ईयर में अगर हमें ने कोई इनकम टैक्स पेड किया है इस साल, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी उसको हम लोग क्या करते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। किसको डिडक्ट करते हैं, पेड को। यानी एकदम दिमाग में रख लो, इनकम टैक्स मेड ऐड होगा, इनकम टैक्स पेड माइनस होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, इनकम टैक्स मेड is added to the net profit after tax and income tax paid is deducted from the cash generated from operating activity. Is that clear? Okay. So it is clear for you कि if there are any kind of provision for tax made, so it will be added to net profit after tax. ओके और अगर कोई पेड होगा इनकम टैक्स तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि मेड क्या है पेड क्या है? पहली बात देखो, मेड और पेड पता चलने के कई सारे रीजन हैं, कई तरह तरीके हैं। कैसे हैं, देखो बेसिकली क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां सिर्फ एक ही इनकम टैक्स गिवन होता है। सम ऑफ द क्वेश्चन वेयर इनकम टैक्स इज गिवन ओनली एट अ सिंगल फिगर, यानी उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इनकम टैक्स गिवन होता है, यानी उसमें कई सारे इनकम टैक्स के वैल्यू नहीं दी होती, एक ही दी होती। जैसे अभी आप तक क्वेश्चन करते आए होंगे तो उसमें यू कैन सी दैट एक क्वेश्चन था जिसमें मेड अलग था पेड अलग था, यू नो वेरी वेल, जिसमें एडजस्टमेंट में था कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वहां मेड अलग था पेड अलग था। लेकिन इसके अलावा जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें सारे जगह पे इनकम टैक्स की एक ही वैल्यू गिवन है। तो अगर इनकम टैक्स की एक ही वैल्यू गिवन है तो वही मेड है वही पेड है, कसम खा लो। क्या कि when there is any kind of information related to the provision for tax for a single year, if any question given the information regarding the provision for tax in a single year, मतलब सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है, so this amount will be taken as made as well as a paid. It means उसे हम ऐड भी करेंगे शुरू में जाकर, उसे हम लास्ट में डिडक्ट भी करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली दिया है मेड अलग है पेड अलग है, तब तो कॉमन सेंस की बात ही नहीं। when any question given the clear information regarding the made, ये अमाउंट मेड है ये अमाउंट पेड है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, यू कैन सी दैट उसमें मेड अलग दिया था पेड अलग दिया था, तो आप समझदार हैं कि मेड क्या है पेड क्या है। बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर आपको मेड और पेड क्लियरली नहीं दिया होगा, उस क्वेश्चन में होता क्या है, बेसिकली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन एंड मेड दिया रहेगा या पेड दिया रहेगा, आपको मेड निकालना होगा या फिर पेड निकालना पड़ेगा। फिर से मेरी बात सुनो, उस क्वेश्चन में होगा क्या, there is a two balance given regarding the provision for tax, opening balance of provision for tax and closing balance of provision for tax, यानी provision for tax के दो बैलेंस given होंगे, opening और closing। is that clear? और फिर लास्ट में लिख देगा provision for tax made during the year, तो made क्या होता है, add, paid चाहिए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा, so in this situation you have to prepare the provision for taxation account। आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेड और पेड इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। फॉर्मेट इज सेम जस्ट लाइक अ पापा, इट मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स is a liability for the company, is a liability for the any organization, so its opening balance is credited। सो इसके ओपनिंग बैलेंस को आप कहां लिखोगे, क्रेडिट में, और इसके क्लोजिंग बैलेंस को लिखोगे डेबिट में। एंड यू नो वेरी वेल
ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन होगा, यस। ओपनिंग वैल्यू दी होगी प्रोविजन फॉर टैक्स की और क्लोजिंग वैल्यू गिवन होगी प्रोविजन फॉर टैक्स की। और क्या दे देगा आपको, या तो मेड दे देगा या तो पेड दे देगा। मेड कैसे देगा, ऐसे बना के बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बाय, क्योंकि यू नो वेरी वेल प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कहां से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। सो इट इज अ मेड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिस अमाउंट। एंड पेड किस साइड लिखते हैं, टू बैंक, दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज पेड। सो अब आप क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, पेड दिया है, तो मेड निकल जाएगा बैलेंस निकाल के। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग और मेड दिया है तो बैलेंस निकाल कर क्या निकालोगे, पेड निकालोगे। क्योंकि जब तक दोनों इंफॉर्मेशन आपको नहीं क्लियर होगी, व्हेन यू हैव अ नॉट having a sufficient information regarding the provision for tax, for the made of the provision for tax and paid of the provision for tax. So in this situation, you cannot prepare the cash flow from the operating activity. Okay, so this is a format of provision for tax account. Please note down in your copy. Calculate the cash outflow of an अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स। यानी इसमें पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि इनकम टैक्स का कितना पैसा आउटफ्लो हुआ होगा, कैश आउटफ्लो, दैट इज मीन पेड, कितना आपने इनकम टैक्स पेड किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एंड द इंफॉर्मेशन आर ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स प्रोविजन 50,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टैक्स प्रोविजन 72,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। यस सर, इट इज वेरी क्लियर। सो मैं इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कैसे आप निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे। ओके, फटाफट बनाओगे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लेना है आपको, ठीक है। सो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज अ 50,000, closing balance is a 72,000, and क्वेश्चन में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड को किससे शो कराते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, 1 लाख, दैट इज अ मेड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। सो दिस इज अ टोटल ऑफ 1,50,000। इधर भी कितना आना चाहिए, टोटल 1,50,000 आना चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। अब आप कैसे पेड कैलकुलेट करोगे, okay, so opening 50, made is 1 lakh, paid is sorry, closing balance is 72,000। so balance कर लो, इधर 150 आ रहा है, इधर भी 150 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, so you will calculate it, the balance is 0008 178,000, that is up to bank। so your income tax paid during the year is 78,000। अब इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कोई लेना देना नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, मतलब किससे, मेड से और पेड से। जो 1 लाख रुपीज है जो मेड है प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख रुपीज, ये क्या होगा, ऐड होगा। कहां ऐड होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड होगा। अब पेड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 78,000, ये क्या होगा, डिडक्ट होगा। कहां से डिडक्ट होगा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, सो प्लीज आस्क मी, एनी प्रॉब्लम विद दैट। जितनी चीजें हमें पढ़नी थी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ ली, हाउ वी विल कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसका कैलकुलेशन देख लिया। नंबर सेकंड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस क्या होते हैं, उन पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर दिया व्हाट आर दी इनकम्स विच आर इंक्लूडेड इन द नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का क्या टिकड़म है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। एंड द वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग द regarding the income tax,
You can see that in today's video how we will adjust the income tax made and income tax paid in the cash flow from the operating activity. यानी जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम कैसे इनकम टैक्स मेड और पेड का एडजस्टमेंट करते हैं. Okay, so let's we move to the next activity of the cash flow statement, that is a cash flow from investing activity. अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए ऑपरेटिंग के, अब हम लोग मूव करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Okay, so you know very well when we are talking about the cash flow from investing activity, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बातें चैप्टर्स में बात भी की है. कैश फ्लो फ्रॉम investing activity. So how we will calculate the cash flow from investing activity? You know very well when we are talking about the cash flow from investing activities. So it is a combination of various kind of non-current assets and non-current investment. So cash flow investing activity में inflow कहाँ से होता है? Sale of fixed assets, whether is a tangible or intangible. Number second is purchase of fixed assets. इससे क्या होता है? आउटफ्लो होता है, वेदर इज अ टेंजिबल और इनटेंजिबल. नंबर थर्ड इज सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इट इज एन इनफ्लो ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब एनी इन्वेस्टमेंट विच आर मेड फॉर द मोर देन 1 ईयर. कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हम एक साल से ज्यादा के लिए परचेस करते हैं उसे हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो सेल पे इनफ्लो होगा, परचेस पे आउटफ्लो होगा. एंड यू नो वेरी वेल जब हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करते हैं कहीं पैसा तो वी रिसीव अ लॉट्स ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम इट. सो रिसीव क्या होगा? दैट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट received. Okay, so it is also the part of the cash flow from investing activity. बट ये जितना देखने में सीधा लग रहा है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे आपको ऑपरेटिंग भी लग रहा था, बट वो उतना सीधा है नहीं. क्योंकि आई होप यू नो वेरी वेल कि दिस चैप्टर इज अ वेरी टफेस्ट चैप्टर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ पार्ट बी. अगर आप पार्ट बी के बाकी चैप्टर्स का एनालाइज करो और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो तो बाकी चैप्टर्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाकी चैप्टर को एक साइड रख लो और कैश फ्लो को एक साइड रख लो तो दोनों की डिफिकल्टी लेवल इक्वल मानी जाएगी. यानी आप अभी तक जितने चैप्टर पढ़ के आए हो उनकी डिफिकल्टी का टोटल करो तो जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट की डिफिकल्टी का टोटल निकलता है. अब डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है. डिफिकल्टी का मतलब ये है कि यहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, सब चीजों पे हर एक एलिमेंट्स पे बहुत ही शार्पनेस तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा. क्योंकि यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इसीलिए मैं 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूँ. पहले मैंने ऑपरेटिंग पढ़ाया, उसको पूरा क्लियर किया, फिर अब इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, उस पर हर एस्पेक्ट को मैं क्लियर करूंगा कि कहाँ से कौन से एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं. उसी तरह मैं फाइनेंसिंग पे भी जब मूव करूंगा तो उसके भी हर एक एडजस्टमेंट की बात करूंगा. देयर आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसके बाद मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन पार्ट पे फोकस करूंगा, यानी जिसमें हम इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग सबको फोकस किया जाएगा. अगर तीनों निकालने आ गया ना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा और 8 नंबर आपके पॉकेट में आ जाएंगे. पार्ट बी जो होता है ना 20 नंबर का होता है, जिसमें से 8 नंबर कहीं नहीं गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट. 8 नंबर के तो पक्के आने वाले हैं, 6 नंबर के पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट और 2 नंबर के थ्योरी, छोटे मोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन. तो अपने दिमाग में आपको क्लियर रख लेना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये नहीं है कि सिर्फ 12th तक कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे या कॉमर्स फील्ड का कोई भी कोर्स करोगे फ्यूचर में जाके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी when we are talking about the financial statement analysis. तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो बड़ा ही इजी लग रहा है कि सर सेल को ऐड कर देंगे, परचेस को माइनस कर देंगे, सेल को यहाँ पे ऐड कर देंगे, परचेस को. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द अकाउंट्स. यू नो वेरी वेल, देखो जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे, याद है आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर, जहां हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते थे तो एक होता था व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन. थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में लेके जा रहा हूँ. क्लास 11th में जब हम लोग पढ़ते थे डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो यू नो वेरी वेल
there are basically two methods for providing depreciation. The first method, when depreciation is not charged directly to the assets account, it is known as the provision for depreciation account is maintained. यानी इसमें हम लोग क्या करते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे. दूसरे में क्या था, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे, यानी अगर हम बात करें कि डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन के बेसिकली दो मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, वे की बात कर रहे हैं. मेथड तो दो ही हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो छोड़ दो. यहां मैं बात कर रहा हूं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने मेथड. चार्ज एक होता था व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन and when provision for depreciation account is maintained. in the class 11th दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रॉपर्ली सॉल्व किया है कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और जब नहीं बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार मैं इसे मेमोराइज करा देता हूं. जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते थे, इज नॉट मेंटेन, तो उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन is directly charged to assets account. यानी इसमें क्या होता था, डेप्रिसिएशन किस में चार्ज होता था, डायरेक्टली एसेट्स अकाउंट में चार्ज होता था. बट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, यानी जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे, तो यहां पर डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज टू एसेट्स अकाउंट. इसमें क्या होता था, डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट्स अकाउंट में चार्ज नहीं होता था. यानी यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था, दैट इज द एसेट्स अकाउंट. उसी में सब खिचड़ी पकती थी, उसमें डेप्रिसिएशन लगता था, सब होता था. बट जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे, तो वहां पे दो अकाउंट बनता था. एक होता था एसेट्स अकाउंट और एक होता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग एक और नाम से बोलते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. दो चीजें बनती थी. ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में जब आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, यानी सेल निकालना पड़ेगा, खासतौर से परचेज फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब आपको सेल या परचेज निकालना पड़ेगा फिक्स एसेट्स का, तो वहां पे इंफॉर्मेशन दो तरह से प्रेजेंट की जाएगी. एक होगा जहां पे एसेट्स पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली मेंटेन होगा, और एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली मेंटेन नहीं होगा. तो दोनों में ट्रीटमेंट आपका अलग अलग होगा, दोनों के तरीके अलग हैं. इसका मतलब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन नहीं है, तो वहां पर हम लोग कौन एसेट्स को किस वैल्यू पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे एसेट्स को हम लोग बुक वैल्यू पे दिखा रहे हैं. एंड व्हाट इज अ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मींस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. और जब हम एसेट्स के साथ अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एसेट्स किस वैल्यू पे दिखती है, कॉस्ट वैल्यू पे. यानी जब हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट्स अकाउंट में चार्ज कर दे रहे हैं, इसका मतलब एसेट्स किस पे दिख रही है, बुक वैल्यू पे. लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एसेट्स किस पे शो हो रही है, कॉस्ट वैल्यू. तो दोनों ही तरीके पे आपके क्या होंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स निकालने के तरीके अलग होंगे. सर कैसे होंगे, प्लीज टेल मी. सो उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं. प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी, preparation of fixed assets account. यानी कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स एसेट अकाउंट बनाकर आपको दिखाएंगे. अब कहोगे सर किस मेथड से दिखा रहे हैं, पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है, और दूसरे में हम आपको दूसरे अकाउंट में दूसरे में दिखाएंगे. यानी पहला तरीका है फर्स्ट एसेट्स अकाउंट एट बुक वैल्यू. मीन समझ में आया, जहां पे एसेट्स किस वैल्यू पे दिख रही हो, बुक वैल्यू पे. यानी कि डेप्रिसिएशन कहां चार्ज हो रहा हो, डायरेक्टली एसेट्स अकाउंट में.
तो वहां पे आप फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बनाते हो, वहां पे ऐसे बनता है फिक्स एसेट अकाउंट। फिक्स एसेट इज अ एसेट्स का ओपनिंग क्या होगा, डेबिट में, टू बैलेंस, बीडी इज अ ओपनिंग, बाई बैलेंस, सीडी इज अ क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, डायरेक्टली एसेट्स अकाउंट में, तो बाई डेप्रिसिएशन। ओके, एंड यू नो वेरी वेल, डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद एसेट्स को हम या तो परचेस करते हैं, तो परचेस कहां लिखते हैं, इस साइड, टू बैंक परचेस। इसमें डेट कॉलम मिसिंग है, याद करो एसेट्स अकाउंट बनाते थे तो परचेस है तो इधर, सेल होता तो इधर, और सेल पे याद होगा आपको, जब हम एसेट्स को सेल करते थे तो या तो एसेट्स पे सेल करने में प्रॉफिट होता था या लॉस होता था। तो अगर लॉस होता है तो किससे दिखाते हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल विच इज नोन एज लॉस ऑन सेल। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होता है तो कहां दिखाते थे, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल दैट इज प्रॉफिट। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये मैंने इसलिए बनाना सिखाया क्योंकि यहां पे देखो आप फिक्स एसेट अकाउंट में डायरेक्टली कहां चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टली किस अकाउंट में चार्ज हो रहा है, एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया होगा क्वेश्चन में, परचेज दिया होगा, आपको सेल निकालना पड़ेगा, या सेल दिया रहेगा आपको परचेज निकालना पड़ेगा। और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है क्योंकि दिस अकाउंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे, परचेज अगर फिक्स एसेट है तो इन्वेस्टिंग में से माइनस होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है तो इन्वेस्टिंग में क्या होगा, प्लस होगा, बट डेप्रीशिएशन की अमाउंट भी तो पता चल जाएगी। डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये क्या होगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। याद करिए, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है तो ये भी ऑपरेटिंग में ऐड होगा, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है तो ये भी एसेट्स में से क्या होगा, सॉरी ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस होगा। सो यू कैन सी दैट this account is useful for the investing activities as well as for the operating activities also। यानी ये अकाउंट सिर्फ आपके इन्वेस्टिंग में हेल्प नहीं करेगा, ये आपके ऑपरेटिंग में भी हेल्प करेगा। ओके, सो यू कैन सी दैट हाउ वी विल प्रिपेयर द फिक्स एसेट अकाउंट when provision for depreciation account is not maintained। तो ये अकाउंट मैंने इसलिए आपको रिमेम्बराइज कराया क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू दी हो और उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो, तो वहां पर हम कैसे परचेज या सेल निकालेंगे। हो सकता है हमें डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़े, हो सकता है हमें लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स निकालना पड़े, हो सकता है हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी निकालना पड़े। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट क्या है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा तो उस सिचुएशन में हमारे दो अकाउंट बनेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनेगा और एसेट्स अकाउंट अलग मेंटेन होगा। ठीक है, नंबर सेकंड इज प्रोविजन फॉर, नंबर बी इज एसेट्स एट कॉस्ट वैल्यू। तो इसमें कितने अकाउंट बनते हैं, two accounts are there। The first one is a provision for depreciation account and number second is a fixed assets account। Provision for depreciation account, that is also known as the accumulated depreciation account। Okay, so you know very well, opening balance fixed assets का यहां शो होगा, क्लोजिंग यहां शो होगा। ठीक है, इसका ओपनिंग किधर होगा, इधर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग इधर होता है और क्लोजिंग इधर होता है क्योंकि इट इज अ लाइबिलिटी। ओके, दिस अमाउंट यू नो वेरी वेल, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यू नो वेरी वेल, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे तो वहां डेप्रिसिएशन कहां चार्ज होता था, इट विल बी चार्ज टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कहां चार्ज करेंगे, इधर, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर।
करंट ईयर का डेप्रिसिएशन किधर चार्ज होता है, इधर। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन उड़कर कब जाता था फिक्स में, एट द टाइम ऑफ सेल। याद करिए, जब हम एसेट्स को सेल करते थे तो डेप्रिसिएशन उड़कर कहां चला जाता था, फिक्स अकाउंट में। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। व्हेन इट विल बी ट्रांसफर्ड, एसेट्स अकाउंट में कब डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होता था, जब हम एसेट्स को सेल करते थे। इसलिए मैं ज्यादा इस चीजों पे इसलिए भी आपको फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। फिर जब आप सेल करते थे यूनिवर्सल, यहां से एसेट्स अकाउंट उड़कर डेप्रिसिएशन उड़कर कहां चला जाता था, इस अकाउंट में। तो हम लोग किस नाम से शो करते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता था जो एसेट्स को सेल करते वक्त चार्ज किया जाता था। सेल किधर लिखते थे, बाय बैंक, और लॉस होता था तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और प्रॉफिट होता था तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, ठीक। सो ये फॉर्मेट है, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ or if there is any purchase, so it will be shown as the to bank, which is a sale of the assets, it is a purchase of the assets. Please do not get a confusion, because in the next video हम इसी चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मेट बना दिया है। In the next video I will give you the detailed information regarding the assets account and accumulated depreciation account when assets are recorded at cost value. Okay, so thank you, thanks a lot.